जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। पिछले क्वेश्चन के वाले से अगर आपका कोई पॉइंट वगैरह हो तो आप मुझे लाजमी बताएं, सो दैट कि मैं उसको दोबारा डिस्कस कर लूं। और उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 5वें क्वेश्चन की ही तकरीबन चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं जी। देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टार्टिंग की वर्डिंग है, इसमें क्या लिखा हुआ, ऑन 1 जनवरी 2015 द बैलेंस। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूँ, जो आपका सुहेल अफजल की बुक का इस साल का एडिशन है, उसका जो टाइटल है ना, बाहर वाला जो पेज है वो चेंज हुआ होगा, लेकिन अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस हवाले से। और दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगर 2015 की जगह 16 लिखा हुआ ना, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ईयर चेंज करेगा, क्वेश्चन की वैल्यूज़ भी वही रहेंगी और नाम भी वही होगा। तो एडिशन चेंज होने का मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चंस भी अंदर जो है वो चेंज है, सिर्फ बाहर का मेन पेज जो है वो चेंज होता है, मेन टाइटल जो है वो चेंज होता है, उसकी प्रिंटिंग जो है वो चेंज होती है। अदरवाइज़ अंदर वाला जो काम है वो सारा वही है जो कि पिछले सालों के अंदर दिया हुआ उसने। तो देखिएगा, ऑन 1 जनवरी 2015 द बैलेंसेस ऑफ मैसर्स खान ब्रदर्स आर एज फॉलोज। तो ये मिस्टर नहीं है, मैसर्स हैं, M/S। एक से ज़्यादा पर्सनस होना तो उनको मैसर्स बोलते हैं, एक पर्सन के लिए मिस्टर का वर्ड यूज़ होता है, आपको पता है इस बात का। तो मैसर्स खान ब्रदर्स आर एज फॉलोज, इसमें देखिएगा उसके एसेट्स की लिस्ट दी हुई है, जिसमें उसके बिजनेस के जो एसेट्स आ रहे हैं वो कैश, उनमें कैश है। डेटर ऑफ गुड्स, डेटर ऑफ गुड्स का मतलब क्या कि डेटर का मतलब क्या बताया था कि जो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको हम डेटर कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने कि चीज़ें बेची होंगी पिछले महीनों में, तो हमने उनसे जो है ना 17,000 रुपया गुड्स का लेना है। तो यहाँ पर उसने डेटर की बजाय डेटर ऑफ गुड्स का वर्ड यूज़ किया, तो ये एक ही चीज़ है, डेटर या डेटर ऑफ गुड्स एक ही बात है। स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स का जो स्टॉक है 22,000 रुपये का पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और मशीनरी जो है ना वो 70,000 से शो कर रहा है। और कैपिटल जो उसने शो किया हुआ राइट साइड पर लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल ऑनर के पैसों को कैपिटल भी कहते हैं और ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, एक ही बात है। तो कैपिटल जो है ना यहाँ पर 1,34,000 रुपये से उसने दिया हुआ है, दोनों साइड्स का उसने इक्वल किया हुआ। अब इस क्वेश्चन की जो शेप है स्टार्टिंग वो थोड़ी सी चेंज आपको लग रही होगी। बेसिकली जो है वो चीज़ वही है, चेंज जो है वो क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस खुद से स्टार्ट, यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्ट करने की आ रही है, उसके बाद वो कहता है जी बिजनेस में गुड्स आ रही हैं, या बैंक में पैसे डाले गए हैं, या ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है, या हमने जो है बिल्डिंग खरीदी है। तो जो जो चीज़ें हम परचेज़ कर रहे होते थे हम उनको जो है वो साथ साथ लिखते जाते थे। यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस एक रनिंग में है, चल रहा है, और उसकी जो है वो उसने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा ये काम होगा कि जो एसेट्स की लिस्ट दी हुई है वहाँ पर आप उनको एसेट्स, जो एसेट्स दिए हुए हैं उस तरतीब से आप एसेट्स को लिख लें। तो सबसे पहले उसने कैश दिया, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है उसने डेटर्स दिए हुए हैं, उसके बाद थर्ड नंबर पर स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स हैं, इसको लिख लें, और नंबर 4 पर जो है उसने मशीनरी को शो किया हुआ, तो नंबर 4 पर आप मशीनरी लिख दें, साथ ही इनकी आप वैल्यूज़ भी लिख दें। यहाँ पर कैश जो है वो 25,000 से है, डेटर्स जो है वो 17,000 से हैं, गुड्स जो है वो 22,000 की हैं, और मशीनरी जो है वो 70,000 से है। राइट हैंड साइड पर अगर हम लोग देखें तो कैपिटल जो है ना वो उसने बताया 1,34,000 रुपये का, यानी कि 1,34,000 रुपये वो बिज़नेस में लेकर आया हुआ, ऑनर का सरमाया। अब इसी 1,34 की अगर आप डिवीजन करो, यानी इसका अगर हम ब्रेकअप करें ना, तो वो ये बनता है, यानी 1,34 में जो है वो 25,000 रुपये कैश है, 17,000 के डेटर्स हैं, 22,000 की गुड्स हैं, और 70,000 की मशीनरी है। तो इसका टोटल भी 1,34 ही बनेगा। तो हमें बेसिकली हर ट्रांजैक्शन में इक्वली चलना होता है। स्टार्टिंग का जो डाटा है उसमें भी उसने दोनों साइड्स को इक्वल करके हमें बताया हुआ। अब आगे वही काम है जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर है, यानी कि ट्रांजैक्शंस दी होंगी, उन ट्रांजैक्शंस के हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट शो करना है। तो देखिएगा लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज। अब पिछले क्वेश्चंस में क्या था, आप जब भी कोई पॉइंट वगैरह सॉल्व करते थे आप जो है वो ABC का वर्ड लिख देते थे। इस क्वेश्चन में जो है वो ABC की बजाय जो है वो डेट्स लिखनी है, यानी अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट करोगे तो वो Jan 1 की ट्रांजेक्शन है, यानी जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन है। इसी तरह से जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज आगे आती जाएगी। तो यहाँ पर बोर्ड पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो जगह का भी इशू है, तो दैट्स वाई जो है मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ जो वैल्यूज़ हैं वो बता रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। डेट वाला जो पॉइंट है वो कोई इतना टेक्निकल नहीं है, बस आपने जो ट्रांजेक्शन बताई हुई उसके सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट आपने यहाँ पे लिखते जानी है। तो इसलिए जो है वो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, जस्ट आपको समझा दिया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें देखिएगा 1 जनवरी की जो ट्रांजेक्शन है जी, उसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4,000 सब्जेक्ट हुआ
ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये ट्रेड डिस्काउंट के वर्ड को अंडरलाइन करेंगे आप लोग, और इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। लिखा हुआ जी चीज़ें खरीदी हैं 4000 रुपये की और ट्रेड डिस्काउंट मिला है साथ 10%। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है कि ट्रेड डिस्काउंट बनता कितने का। तो 4000 रुपये की जो गुड्स हैं यहाँ पर ही, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ सो दैट के आपको थोड़ा साइड पे होने की वजह से माइट भी पॉसिबल नज़र ना आ रहा हो। तो 4000 रुपये का 10% आपने ले लेना, जो डिस्काउंट की परसेंटेज उसने दी हुई है, जो कि बनेगा 400 रुपया। अब ये जो 400 रुपया है ना, ये है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली वो अमाउंट है जो हमने ख़रीदते हुए छुड़वा ली हुई है। तो असल में जो है वो आपने पेमेंट जो की हुई है डिस्काउंट करवाने के बाद, यानी 400 रुपया लेस करने के बाद जो पेमेंट की है ना, वो 3600 रुपया की हुई है। तो आपने करना क्या होता है, जो पैसे आप छुड़वाते हो, यानी कि अब इसकी नॉर्मल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम शॉपिंग करने जब जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका रेट फिक्स है, उन पे तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहा, लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बारगेनिंग हो सकती है, लाइक अगर मैं क्लॉथिंग की बात करता हूँ, कोई शॉपिंग की है, कोई शर्ट परचेज़ किया है, कोई पैंट परचेज़ किया आपने, तो उसमें जो है वो आप शॉपकीपर से बारगेनिंग करते हो। वो कहता है जी मैं 2000 की दूंगा, आप उससे थोड़ी अगर कम करवाते हैं 200 अगर आप लेस करवा देते हैं, तो जो है वो आपका 200 क्या होगा, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा। 2000 उसने बताया, 200 आपने कम करवाया, अब आपने पेमेंट कितनी करनी है, तो डेफिनेट बात है जी 1800 रुपये की पेमेंट होगी। तो इट मीन्स कि जो 200 रुपये आपने कम करवाया उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट था वो बेसिकली यहाँ पर, ये 400 रुपया ट्रेड डिस्काउंट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यानी कि जो पैसे आप रिलैक्स करवा लेते हो उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। इन अदर वर्ड्स ये बात आपने याद रख लेनी है कि ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि वो पैसे आपने रिलैक्स करवा लिए हैं। अब जो पेमेंट आपने असल में की है ना, वो 3600 रुपये की है। तो 4000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं, लेकिन असल में उनकी पेमेंट जो किया आपने 3600 रुपये किया। तो आप जो है वो यहाँ पर 3600 को देखोगे, 400 का कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो अब आपने यहाँ पर किस तरह से चलना है, गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी 22000 रुपये की स्टॉक में गुड्स पड़ी हुई हैं, 3600 की आप फर्दर परचेज़ कर रहे हैं, तो प्लस के सिंबल के साथ आप इसको शो करें, और दूसरे एंड पर जो है ये गुड्स आप परचेज़ कर रहे हैं कैश पे, तो यहाँ से आपने ना कैश को 3600 के से लेस कर देना। ये ट्रांजैक्शन आपकी इतनी होगी, यानी कि कैश जा रहा होगा और गुड्स आ रही होंगी, जितने की आ रही हैं वो इंक्रीज़ कर दें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, दोनों साइड्स का जो है वो आपने टोटल कर लेना। तो यहाँ पर जब आप राइट साइड को देखते हो कोई चेंज नहीं आएगी, एज इट इज़ आपने 1,34,000 शो कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो आपके पास जो कैश पड़ा हुआ था 25,000 रुपया, इसमें से 3600 को पे कर दें, लेस करेंगे 3600, पीछे रिमेनिंग जो कैश रह गया 21,400 का। डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो 17,000 रुपया टोटल। 22,000 में आप ऐड करते हो 3600 को, तो ये अमाउंट आती है 25,600 रुपया। मशीनरी की वैल्यू 70,000 से एज इट इज हो जाएगी, और बाकी हम लोग देख चुके हैं। तो ये आपका सिंपल सा ट्रीटमेंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट जब भी आएगा, आपने क्वेश्चन में जो वैल्यू बताई होगी उसके परसेंटेज ले लेनी है, जो अमाउंट आएगी उसको ओरिजिनल वैल्यू जो सवाल में दी हुई है उसमें से माइनस कर देना है, और बकाया अमाउंट का जो है वो ट्रीटमेंट कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे 3600 का किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें जी, ये वाली पिछले क्वेश्चन जैसी ही ट्रांजैक्शन है। लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000, कॉस्टिंग ₹10,500। 12,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं, कॉस्ट उनकी थी 10,500, यानी जो असल कीमत थी वो 10,500 थी और बेची आपने 12,000 रुपये में। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पता लग रहा है 1,500 रुपया जो है ना वो प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा। अब ट्रीटमेंट क्या करना है, पार्ट्स में इसको सॉल्व कर लें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं कैश में 12,000, यानी जब आप चीज़ें बेचोगे कस्टमर से हमें 12,000 रुपये मिल रहा होगा। आपने क्या करना है, इधर से कैश को 12,000 से इंक्रीज़ कर देना, और जो है वो कॉस्टिंग जो उनकी थी, यानी जो उनकी वैल्यू थी वो 10,500 थी। स्टॉक आपके पास 25,600 का पड़ा हुआ है, इसमें से 10,500 कॉस्टिंग के बाद जो वैल्यू लिखी होती है, बताया था वो गुड्स की ओरिजिनल प्राइस होती है, वो आपने गुड्स में से माइनस करनी होती है। अब अगर हम देखें 10,500 की गुड्स जा रही हैं और उसके बदले हमें 12,000 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पर जो 1,500 रुपये का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली प्रॉफिट है, और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं मैं। तो इसलिए आपने प्रॉफिट को जो वो ऐड कर लेना, और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन का जो वो टोटल कर लेंगे। और जब हम टोटल करते हैं तो आपने 21,400 में 12,000 को ऐड करना है, इसका टोटल आ रहा होगा 33,400, ये आ गया 17,000 से। 25,600 में से 10,500 आप लेस कर दें, पीछे रह गया 15,100 रुपया, और ये 70,000 से एज इट इज़ अमाउंट आ जाएगी। ये वाला एरिया मैंने समझा दिया, इसलिए मैं उसको मिटा रहा हूँ, और आगे जो है वो एज इट इज़ आप शो कर देंगे। यानी लायबिलिटीज़ जो है वो कोई नहीं है,
प्रॉफिट हुआ है 10,500 वाली चीज़ें 12 में बेची हैं, 1500 प्रॉफिट हुआ है, ये 1500 आपने ऐड कर देना है। तो 1,34,000 में जब आप 1500 रुपया ऐड करते हैं तो जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1,35,500 से। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पढ़े ज़रा इसमें क्या लिखा हुआ है। जनवरी 15 की ट्रांजैक्शन है जी, लिखा हुआ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 5,000 कॉस्टिंग ₹4,000। ट्रांजैक्शन वही है जो पिछली वाली थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली ट्रांजैक्शन कैश पे थी, ये वाली जो है वो क्रेडिट यानी उधार वाली ट्रांजैक्शन है। तो चीज़ें बेची हैं ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 5,000 रुपये की, कॉस्टिंग ₹4,000, उनकी जो असल लागत थी ना वो 4,000 रुपये थी। तो इसका मतलब है कि 4,000 वाली चीज़ें आपने 5,000 रुपये की बेची हैं, तो आपने 1,000 रुपया प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आ रही है इस ट्रांजैक्शन में वो क्या कि आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो आप जब इसका ट्रीटमेंट करोगे तो वो क्या करोगे, ज़रा गौर से इधर देख लेंगे, लिखा हुआ कॉस्टिंग उनकी जो है ना वो 4,000 थी। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्टिंग के बाद जो वैल्यू आ रही होगी ना वो गुड्स की प्राइस में से आपने कम करनी है। तो असल में जो गुड्स थी वो 4,000 की थी, यानी लागत उनकी 4,000 थी और आपने उनको बेचा 5,000 रुपये में। अगर लिखा होता गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर कैश 5,000 तो हम यहाँ पर 5,000 रुपये से कैश इंक्रीज़ कर देते, लेकिन उसने कहा कि 5,000 रुपये की चीज़ें आपने उधार पर बेची हैं। तो जिस कस्टमर को आपने वो 5,000 रुपये की गुड्स उधार पर बेची हैं, आपने उससे पैसे अब लेने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं जी, डेटर्स होते हैं या अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। तो डेटर्स बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी डेटर्स का हेड बना हुआ है और पिछले साल की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें डेटर्स की जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 17,000 की आ रही है। यानी पिछले साल भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई थी जिनमें हमने उधार किया था कस्टमर से अपने और उन्होंने हमें पैसे देने थे और वो टोटल 17,000 रुपये बनते थे। अब क्या करना है आपने, इस जो ट्रांजैक्शन का जो ट्रीटमेंट है उसमें आप क्या कर रहे होगे, 5,000 रुपये की चीज़ें आपने उधार पर बेची हैं, तो इसका मतलब 5,000 रुपये आपने लेना है। तो जितने रुपये आपने लेने हैं वो आपने डेटर वाले हेड में लिख देने हैं। यानी कि अब अगर हम सिर्फ इसका टोटल करें तो 17 और 5, पहले 17,000 लेना था, 5,000 रुपया किसी और कस्टमर से लेना है, तो टोटल जो डेटर्स यानी जो लेने वाले पैसे हैं ना वो 22,000 रुपये हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। अब आप इसका जब ट्रीटमेंट देखते हो तो क्या हो रहा है, 4,000 रुपये वाली चीज़ें आप 5,000 रुपये में बेच रहे हो। 4,000 रुपये की गुड्स आपके पास से चली गई हैं, 5,000 रुपया आपके पास कैश में नहीं आ रहा बल्कि आपने पैसे लेने हैं। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको आप डेटर के हेड में लिखते हो, 1,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होगा कि जो प्रॉफिट होगा वो पिछली ट्रांजैक्शन की तरह कैपिटल में ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स में ये बात है कि अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं और उधार पर बेचते हैं और उस पर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा जिस दिन हमने ये ट्रांजैक्शन की होगी। पैसे चाहे उसके 1 दिन के बाद मिलें, चाहे 1 महीने बाद मिलें, चाहे 6 महीने के बाद मिलें, लेकिन जब आपने चीज़ें बेची हैं, अगर आपने वो चीज़ें प्रॉफिट पर बेची हैं तो प्रॉफिट उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर आपने लॉस पर बेची हैं तो लॉस भी उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो चीज़ें कैश पर बेची गई हैं या उधार पर बेची गई हैं। तो यहाँ पर अब देखें, जैसे कि हमने उधार पर चीज़ें बेची हैं तो 1,000 रुपये हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये 1,000 रुपया प्रॉफिट ही है ना। तो प्रॉफिट जो है वो अभी हमें मिला तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑनर के कैपिटल में इसको ऐड कर देना है। तो पैसे जिस दिन मिलेंगे, अब लाइक 1 मंथ के बाद अगर हमें वो 1,000 मिल जाता तो हम जस्ट कैश को यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे जी, कैश आया, और यहाँ से डेटर को कम कर देंगे जब पैसे मिल जाएंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अभी क्या है, पैसे नहीं मिले, आपने जस्ट ट्रांजेक्शन की है, आपको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आपने वहाँ पर लिख दिया। रिसीव नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्ड लाजमी होगा, ठीक है। रिसीव नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्ड आप उसको लाजमी करेंगे क्योंकि आपने इस ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट अर्न किया। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 33,400 से कैश का बैलेंस, इसमें से आप माइनस करते हो तो 15,100 में से 4,000 तो 11,100 रुपया बाकी रह जाएगा। मशीनरी जो है वो 70,000 से एज इट इज होगी, और यहाँ पर जब आप इसका टोटल करते हो तो ये आ रहा है 1,36,500। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें जी, लिखा हुआ है, ये बड़ी और तवज्जो के साथ पढ़ने वाली है और समझने वाली है। देखेंगे तो लिखा हुआ है इसमें, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर ₹2,000 कॉस्टिंग ₹1,900। तो आपको गुड्स जो है ना वो वापस मिल रही हैं कस्टमर से। 2,000 रुपया उनकी कॉस्ट थी, 2,000 रुपया की चीज़ें थी और कॉस्ट उनकी थी 1,900 रुपया।
इसका मतलब है कि जब आपने कस्टमर को चीज़ें बेची थी तो वो 2000 रुपये में बेची थी, और 1900 रुपया जो कॉस्टिंग के बाद अमाउंट आ रही होती है ना, वो गुड्स की ओरिजिनल प्राइस होती है, वो असल लागत होती है। तो हम इन अदर वर्ड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि 1900 की चीज़ें हमने 2000 रुपये में बेची हैं, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर पॉइंट क्या आ रहा है कि जी गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, कस्टमर की तरफ से चीज़ें वापस आ रही हैं। तो जब आप चीज़ें बेच रहे होते हो, जैसे कि सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन और ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन किया, इसमें जब हम गुड्स सेल कर रहे थे तो हमारी जो है वो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये सेल्स की ट्रांजेक्शन कहलाएगी। लेकिन जब हम इस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली सेल्स रिटर्न हो रही है, यानी कस्टमर आपको चीज़ें वापस कर रहा है। तो जब सेल रिटर्न होगी ना तो आपने उसका इफेक्ट क्या करना है वो आप देख लें। डेफिनेट बात है, जब आप गुड्स सेल कर रहे होते हैं स्टॉक से जाती हैं, कस्टमर आपको चीज़ें अगर वापस ला कर दे रहा है तो आपके स्टॉक में वो चीज़ें दोबारा से ऐड हो जाएंगी। तो कॉस्टिंग के बाद जो अमाउंट लिखी होती है वो गुड्स की ओरिजिनल प्राइस होती है। यहाँ पर आपने 1900 जो है ना वो ऐड कर लेना। कस्टमर देकर गया चीज़ें, आपका स्टॉक जो है ना गुड्स का वो इंक्रीज़ हो गया, पहले 11100 की पड़ी हुई हैं, 1900 रुपये की चीज़ों को दोबारा से आप इन कर लेंगे। अब आपने जब उनको बेचा था तो वो 2000 रुपये में सेल किया था, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम यूँ कह सकते हैं कि 1900 वाली गुड्स आपने 2000 में सेल की थी, और जब सेल की थी तो आपने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो 100 रुपया था। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट होगा ना वो भी अब ऐड बैक होगा, यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट है, जब कस्टमर चीज़ें ही वापस कर देगा तो आप लाजमी बात है उसका प्रॉफिट भी जो है वो रिटर्न करेंगे, यानी कि प्रॉफिट का भी जो ट्रीटमेंट है। नॉर्मली अब क्या कर रहे होते हैं, जब भी गुड्स को बेचने पर प्रॉफिट होता है, पिछली ट्रांजेक्शन में हमने कैपिटल को इंक्रीज़ किया था, तो अब यहाँ पर चूँकि चीज़ें वापस हो रही हैं तो प्रॉफिट 100 रुपये से यहाँ से कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब इसका अगर ओवरऑल ट्रीटमेंट देखो तो आप देखें 2000 रुपीज़ की जो है वो सेल की थी। अब यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन अराइज होगा, लिखा हुआ जी कस्टमर वापस करके गया चीज़ें, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर कैश वाला है या क्रेडिट वाला है। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ट्रांजैक्शन में तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, क्योंकि कैश का ट्रीटमेंट और होना है और क्रेडिट का ट्रीटमेंट जो है ना वो और होना है। तो अब यहाँ पर हम कैसे जज करेंगे कि जो चीज़ें वापस आई हैं ये कैश वाले कस्टमर की तरफ से थी या क्रेडिट वाले कस्टमर की तरफ से थी। तो आपने बच्चों ये रूल याद रख लेना है कि जब भी कस्टमर का वर्ड आ जाएगा ना वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन को शो करेगा, यानी कि जब हमने उसको चीज़ें बेची होंगी तो क्रेडिट पर बेची हैं, अब अगर वापस आ रही है ना तो वो भी क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न है, कैश वाली सेल्स रिटर्न नहीं है। यानी कि हमने उसको 2000 रुपये निकाल कर नहीं दे देना, बल्कि हमने ये समझना है कि जो डेटर्स का हेड है, डेटर्स में हम किसको लिख रहे हैं, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। तो हमने 2000 रुपया कस्टमर से अपने लेना था, ये क्रेडिट कस्टमर था, चीज़ें हमें वापस कर गया, हमने क्या किया 2000 रुपये अपने अकाउंट में से कम कर दिया, यानी कि उसके अकाउंट के हवाले से अगर हम बात करें तो 2000 रुपीज़ जो है वो डेटर्स में से कम कर रहे होंगे। अब अगर हम इसका नेट इफेक्ट देखें तो आपका 100 रुपीज़ का बनता है, तो 100 रुपीज़ जो है ना वो यहाँ से कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ही जब वो वापस कर गया तो आपका प्रॉफिट भी जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगी आपने जो है वो लाइन ड्रॉ कर देनी है और दोबारा से इनका जो है ना वो टोटल कर लेना। तो यहाँ पर जब हम कैश का टोटल करते हैं वो 33,400 से डेटर्स डिक्रीज़ होकर 20,000 से रह गए हैं। 11,100 का जो है वो स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे पास अवेलेबल था, इसमें 1900 की चीज़ें वापस आ गई हैं, तो स्टॉक बढ़कर जो है ना गुड्स वाला 13,000 रुपये का हो गया। मशीनरी में कोई चेंज नहीं आई, इसको आप 70,000 से लिखेंगे और इधर जो है वो 100 रुपीज़ लेस कर दें तो 1,36,400 की रिमेनिंग वैल्यू रहती है। उसके बाद इस क्वेश्चन की सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन देख लें ज़रा। इसमें लिखा हुआ जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹14,000, 14,000 रुपया हमें जो है ना वो कस्टमर से रिसीव हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कैश रिसीव होगा तो आप क्या करोगे, अपना जो कैश वाला कॉलम है इसमें 14,000 रुपया आपने ऐड कर देना। दो ही टर्म यूज़ कर रहा होता है कैश के वाले से, कैश पेड और कैश रिसीव। जब पे का वर्ड यूज़ करेगा तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और रिसीव अगर हो रहा होगा तो आपने कैश को ऐड कर देना। तो कैश हमारा 14,000 रुपये से रिसीव हो रहा है, मिल किससे रहा है इसके लिए आप वर्ड देखें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर का वर्ड आ रहा है, तो डेटर से पैसे मिल रहे हैं हमें। डेटर्स का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेटर से मुराद वो पर्सनस या वो पार्टीज़ हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। तो हमने जो टोटल पैसे लेने हैं वो 20,000 रुपया लेना है, अब हमें उनसे 14,000 रुपया मिल रहा है। तो 14,000 से कैश रिसीव करने के बाद 14,000 रुपये से इनके अकाउंट को आप कम कर देंगे और उसके बाद आप इस ट्रांजेक्शन का टोटल दोबारा से कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम कैश का री टोटल करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 47,000
400 से 20,000 रुपये के डेटर्स में से 14,000 के लेस कर दें, बाकी जो लेने वाले पैसे रह गए हैं वो 6,000 रुपया। गुड्स जो है वो 13,000 से आ रही हैं, मशीनरी आपकी 70,000 से है, और इधर जो है ना वो 1,36,400 की वैल्यू है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, लिखा हुआ जी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1400। डेप्रिसिएशन का जो वर्ड है ना इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। डेप्रिसिएशन का मतलब वो जो डिक्शनरी मीनिंग अगर हम लोग देखें तो कमी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात तो नहीं करूँगा, जस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि आईकॉम पार्ट 2 में डेप्रिसिएशन के नाम से पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। इसी तरह से बीकॉम में और आगे मास्टर्स की क्लासेस में भी हम जो है वो डेप्रिसिएशन को बड़ी डिटेल से देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पर आप लोग इतना समझ लेंगे कि जब हम किसी एसेट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ऐसा एसेट है जो कि हमें अर्निंग दे रहा है, लाइक ये मशीनरी है, हम मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, हमें जो है वो उससे अर्निंग, प्रोडक्शन करते हैं मशीनरी से, जो है वो हमें अर्निंग हो रही है, डेफिनेट बात है। तो एक आगे टर्म यूज़ होती है फिक्स्ड एसेट की। तो एसेट्स में से ही उसकी एक टाइप आती है फिक्स्ड एसेट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जब आप फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते हैं ना, उनको यूज़ करने की वजह से उनकी वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। उनकी वैल्यूएशन में जो कमी आ रही होती है ना, उसको आप नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। यानी अगर आपने 1 लाख की मशीन ली है, 1 साल के बाद वो लाख रुपए की नहीं रहेगी, लाइक उसमें से 10,000 रुपये उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो जो कमी होगी ना उसको आपने डेप्रिसिएशन का नाम देना है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो मशीनरी के ऊपर वो कह रहा है जी 1400 की डेप्रिसिएशन है। आपने क्या करना है, अवेलेबल जो अमाउंट मशीनरी की बताई हुई है वो 70,000 रुपये से है, इसमें से वो कह रहा है 14,000 रुपये की मशीनरी यूज़ हो गई हुई है, तो इसको डेप्रिसिएट कर दें, यानी इसकी वैल्यू को कम कर दें। तो 1400 से हमने इसको लेस कर देना है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कैपिटल में पहली ट्रांजेक्शन में ये जो 134 बना हुआ था, इसमें ये 70 शामिल था, ठीक है। अब 70 में से 1,400 रुपया लेस हो रहा है, तो बेसिकली ये डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन बाय नेचर अगर हम लोग देखें ना तो ये बिजनेस का एक्सपेंस कहलाता है, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन पेमेंट एक्सपेंस है, यानी कि इसकी आप पेमेंट तो नहीं करते, लेकिन होता है ये बिजनेस का एक्सपेंस ही है, ठीक है। इसकी डिटेल जो है वो आगे चल के आप आईकॉम पार्ट 2 में भी देखते हैं, क्योंकि आईकॉम पार्ट 2 में डेप्रिसिएशन के नाम से पूरा एक चैप्टर है, जिसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से इसी बात पर है कि आपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करनी है, और वहाँ पर ही जो है वो डिटेल कॉन्सेप्ट देखा जाता है। बहरहाल फिर भी मैंने आपको इसके बारे में शॉर्टली बता दिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, आपको जब कहेगा कि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, या फर्नीचर का वर्ड आ सकता है या बिल्डिंग का वर्ड आ सकता है, तो जितनी वैल्यू बता रहा होगा डेप्रिसिएशन की वो आपने यहाँ से लेस कर देनी है। और चूंकि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एक्सपेंस जो है वो कैपिटल में से भी लेस होगा, जैसा कि बाकी तमाम क्वेश्चंस में हम लोग करते रहे हैं कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से कम होते हैं। तो यहाँ से जब आप इसका ट्रीटमेंट कर लोगे, आपने फाइनली इसका रीटोटल करना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है, दोनों साइड्स को 1 बाय 1। राइट हैंड साइड को अगर हम लोग देखें तो राइट हैंड साइड का टोटल आ रहा था 1,36,400, इसमें से आपने लेस करना है 1,400 को, तो रिमेनिंग अमाउंट जो यहाँ पर आ रही है मेरे पास, राइट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 1,35,000 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो 70,000 में से आपने 1,400 को लेस कर देना, रिमेनिंग वैल्यू आती है 68,600। ये 13,000 रुपये की जो गुड्स थी, इसमें कोई चेंज नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, एज इट इज़ लिखेंगे, डेटर्स को एज इट इज़ शो करेंगे, और इसके साथ साथ कैश को भी जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देना। और उसके बाद इन दी एंड आपने इन सब का दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो टोटल कर लेना, जैसे आपने राइट साइड का किया। तो अगर हम इसको देखें तो 47,400 का कैश था, 6,000 के हमारे पास डेटर्स की वैल्यू है, उसके बाद 13,000 की जो है वो गुड्स अवेलेबल हैं, और जो मशीनरी डेप्रिसिएट होने के बाद हमारे पास मशीनरी की वैल्यू है वो 68,600 है। तो जब आप इन सारी वैल्यूज़ का टोटल करते हो तो वो भी हमारा 1,35,000 ही आ रहा है, जो कि इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के, जो कि इस क्वेश्चन का मेन थीम भी है और इस चैप्टर का मेन थीम भी है कि दोनों साइड जो हमारी वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आपका कोई पॉइंट वगैरह है तो वो आप बताइएगा लाजमी, इंशाल्लाह ताला उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लूँगा आपसे। थैंक यू सो मच।